अच्छा सर, आपने देखा होगा जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा। आप एक किसान परिवार से आते हैं, कैसे देखते हैं, क्या वाकई किसान आंदोलन है? और अगर किसान आंदोलन है तो हल कैसे निकलेगा? देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं और मैं क्या राष्ट्र की आज के भी दिन में 60% जनता किसान परिवार से आती है, तो कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हर एक दूसरे नागरिक से आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई उसका कोई ना कोई एक संपर्क, एक संबंध जो है वो किसानों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। अब हम चर्चा करते हैं किसान आंदोलन का। ये किसान आंदोलन अगर सही रास्ते पर जाता, और कब, जब जो सरकार है वो लचीली व्यवस्था नहीं अपनाती। लचीली व्यवस्था अपनाने का मतलब क्या है कि अगर किसान बोलते कि ये परेशानी है हमको और सरकार बोलते कि नहीं, हम कोई आश्वासन नहीं दे रहे, हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, तो हमें एक मिनट के लिए समझ में आता कि यार शायद किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। पहला बिल, किसानों ने बोला कि हमें एमएसपी पर डाउट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर डाउट है। सरकार ने बोला संशोधन करने के लिए तैयार है। एमएसपी जैसी थी वैसी है, वैसी ही रहेगी, लेकिन फिर भी अगर परेशानी है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। दूसरा बिल, एपीएमसी एक्ट, मतलब कि ये एक्ट आने के बाद हो सकता है कि बाजार से जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। सरकार ने बोला कि लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हूँ, मंडियां कहीं नहीं जाएगी, मंडियां एकदम ख़त्म नहीं होगी। और उसका सबसे बड़ा एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2014 के बाद जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई, 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं राष्ट्र के मंडियों के पुनरुद्धार के लिए। तो जहां पर 4000-5000 करोड़ रुपया कोई सरकार एक एक राज्य में मंडियों के पुनरुद्धार के लिए खर्च कर रही है, वहां पर आप अंगुली उठा रहे हैं। तीसरा बात, इन लोगों ने बोला कि हम कैसे मान लें कि कॉरपोरेट फार्मिंग जो है, कॉरपोरेट फार्मिंग के तहत हमारे जो खेत हैं वो किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी कॉरपोरेटर के पास। कॉरपोरेटर का मतलब निगम का पार्षद नहीं, कॉरपोरेटर का मतलब जो कॉरपोरेट एजेंसी चलाने वाले लोग हैं। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हम जहाँ पर खड़े हैं उसके बगल में सीपी है, और सीपी में बहुत सारे आपको स्वीट शॉप्स मिल जाएंगे, मैकडी के शॉप्स मिल जाएंगे, केएफसी के शॉप्स मिल जाएंगे। क्या अब हम ये मतलब निकाल लें कि आप किसी शॉप पर जाकर बोलेंगे कि हमें 5 केजी मिठाई चाहिए, तो दुकानदार बोलेगा कि नहीं नहीं जी, मैं मिठाई नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि अगर आप मेरे से मिठाई खरीद रहे हो तो मेरा दुकान भी आप ले लोगे। ये तो मतलब नहीं हुआ ना। अगर हम दुकान में जाते हैं मिठाई खरीदने तो हम सिर्फ मिठाई खरीद नहीं जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉरपोरेट फार्मिंग के तहत अगर किसी के खेत से कोई भी कॉरपोरेट एजेंसी जाती वहां पर फसल का खरीदारी करने, तो फसल का खरीदारी करने का मतलब था कि सिर्फ उसका एग्रीमेंट उस खेत के फसल के लिए होगा। उसका ये कहीं भी चर्चा नहीं था, ना विवेचना था कि इसका मतलब है कि आप उसके खेत को, उसके लैंड को एक्वायर कर रहे हैं। कोई भी लैंड एक्विजिशन की बात उसमें नहीं हुई थी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। आज दिल्ली में, आज यहाँ पर दिल्ली में चाहे सिंधु बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकारी बॉर्डर हो, हर एक जगह किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन आप देख रहे हैं। जस्ट उसके बगल में सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार है। इस किसान आंदोलन के बीच 425 लाख क्विंटल धान की खरीद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहां के किसानों से की जा चुकी है, और उसके एवज में 7780 करोड़ रुपए का भुगतान ऑलरेडी हो चुका है। मैं इस किसान आंदोलन के बीच का बात बता रहा हूं। बिहार का आप चर्चा कर लीजिए। बिहार में कोई भी एक जगह उठाकर देख लीजिए, आप चले जाइए, 1868 रुपए जो नमी युक्त धान है और 1888 रुपए जो नमी विहीन धान है, उसकी खरीदारी हो रही है। और अब दिल्ली में चले आइए, जहां का ये खोखूमल बैठा हुआ है आज सत्ता पर, इसके बारे में आप एक सेकंड सोच लीजिए। मैं नजफगढ़ के मंडी में गया था। 2020 में गेहूं का जो पैदावार हुआ था, जो फसल हुआ था, उस पर इन्होंने बोला था कि 2616 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से हम किसान भाइयों से गेहूं खरीदेंगे। बोलकर तो आप वाहवाही लूट लिए। वहां के किसान बोल रहे हैं कि 6 महीने बीत गए, मतलब मई से लेकर नवंबर पार हो गया, दिसंबर भी जाने को है, 1 किलो गेहूं नजफगढ़ के मंडी से नहीं बिक्री हुआ है। और ये खोखूमल सामने आता और सामने आकर बोलता है कि अजी हम किसानों के साथ हैं। मतलब ये दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है। एक तरफ जहां पर सरकार, जहां पर जो राष्ट्र का प्रधान सेवक है वो तैयार है, बोलता है कि हम सिर झुका करके किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं, अगर कोई भी परेशानी होगी तो उसको हम दूर करने के लिए हमेशा आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे उनसे, और खड़े हैं। दूसरी तरफ चर्चा क्या हो रही है? अंबानी और अडानी की।
क्या अंबानी 2014 के बाद राष्ट्र का अमीर इंसान बना? अंबानी ने आज, चाहे मैं आपके चैनल से कुछ बोल रहा हूं या तमाम ऐसे लोग हैं जो गोदी मीडिया बोलते हैं, अंधभक्त बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आज लोग नेट चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। हमसे बताइए कि जियो के आने से पहले कितने ऐसे लोग थे जो 24 आवर्स अपना नेट सर्फिंग करते रहते थे? लोगों की भाई साहब आधा से अधिक इनकम उसी में चला जाता। अंबानी जब आया, इसने जियो लाया और उसमें बोला कि हम डेटा फ्री देंगे, और जितनी सारी भी ट्राई के अंतर्गत जितनी सारी भी नेटवर्क एजेंसियां थी, सब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि अगर वो इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उसका परिणाम हुआ कि चाहे एयरटेल हो या बीएसएनएल हो या वोडाफोन हो या तमाम कोई भी नेटवर्क एजेंसीज हो, कोई भी कम्युनिकेशन एजेंसीज हो, टेलीकॉम सेक्टर में एक ऐसा रिवॉल्ट आया जहां पर लोग अब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे कि नहीं, अगर वो 1.5 GB डेटा पर डे देता है 249 में, तो मैं सेम प्लान 199 में दूंगा। ये जियो का देन था। अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी, जिस तरीके से इस आंदोलन में मोदी को सिख विरोधी दिखाने की कोशिश की गई है। कनाडा देख लो, यूएस देख लो, जहाँ तक है पूरे के पूरे आंदोलन में जितना भी सिख समाज है सबका समर्थन मिल रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या कोई बड़ी साजिश है? भाई साहब, मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूँ कि भले हम राइट विंग के सपोर्टर हों, लेकिन हमारे राष्ट्र का जो सिख समुदाय है उसने जब जब भारत को जरूरत पड़ा है, जब जब हिंदुस्तान को जरूरत पड़ा है, आगे बढ़ करके उसने हमेशा कदम से कदम मिला करके हिंदुओं के साथ चलने का कार्य किया है। और हम बेवकूफ़ नहीं हैं। और नरेंद्र मोदी अगर बेवकूफ़ होते तब वो कुछ बोलते। आज तक उन्होंने एक शब्द भी बोला? वो यहाँ पर गुरुद्वारे में अचानक चल जाते हैं बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के। एक ऐसा इंसान जो अपने सर पर, इसका मतलब ये भी नहीं है जब ये बात मैं बोल रहा हूँ तो कि वो इस्लाम को और मुस्लिमों को अलग समझता है, लेकिन जो इंसान अपने सर पर मुस्लिमों की टोपी सिर्फ इसलिए नहीं पहनता है क्योंकि बोलता है कि मैं ये टोपी पहनकर वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकता हूँ, अगर वो इंसान अपने सर पर सिखों का पगड़ी बांधता है तो उसमें कोई राजनीति नहीं है। वो 2% है और मुसलमान 18% हैं। तो अगर उनके टोपी नहीं पहनने से 18% वाले उनसे गुस्सा होंगे या उनके पक्ष में नहीं आएंगे तो 2% वालों के बारे में चिंता नहीं करता, लेकिन वो 2% वालों को वो अपना समझता है। उसे पता है कि हमारे अपने हैं, उसे पता है कि गुरु गोविंद सिंह हमारे आदर्श रहे थे, हैं और रहेंगे। उसे पता है कि गुरु तेग बहादुर सिंह हमारे लिए क्या थे, उसे पता है कि गुरु नानक देव हमारे लिए क्या हैं। तो उस बात को समझने का आवश्यकता। और एक बात मैं आपसे बताऊंगा, मैं मुसलमानों का ही चर्चा कर लूँ। इस राष्ट्र में सीए आया, एनपीआर आया, 370 हटा, वहां से 35A हटा, कितने मुस्लिम भाइयों को नागरिकता राष्ट्र से खोनी पड़ी। अगर आप कलाम बनते हैं तो हम हिंदू होते हुए आपकी आरती उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप कसाब बनेंगे तो जो कसाब के साथ हमने किया वो करेंगे। आजकल नारा लग रहा है कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमने मकबूल को भी आज़ादी दी, हमने अफजल को भी आज़ादी दी, हमने कसाब को भी आज़ादी दी, हमने जर्नैल सिंह भिंडरावाले को भी आज़ादी दी। तो आपको तय करना है कि किस रूप में आपको आज़ादी चाहिए। अगर वैसा बनकर आप आज़ादी लेना चाहते हैं तो हम आपको आज़ादी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस राष्ट्र में आप रह रहे हैं तो इस राष्ट्र के संविधान को, इस राष्ट्र के कानून को मानना होगा आपको। 2 तरह का यहाँ पर मुद्दा है। एक क्या है कि उन लोगों को जबरदस्ती भड़काया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है पंजाब में और वहाँ पर कृषि कानून नहीं है। उनको जबरदस्ती इस बात को उनके प्रति रख दिया गया है कि देखो, अगर कृषि कानून आएगा तो आपका लैंड चला जाएगा। और मैं एक स्पष्ट बात आपसे बोलता हूँ कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसका लैंड कहीं चला जाए, चाहे मैं हूं या आप हूं। अगर आप अपने घर में रहते हैं और आपको पता चले कि यार वो इंसान ऐसा कर रहा है कि इससे मेरा लैंड चला जाएगा, तो ऑफ कोर्स बात है कि जब तक आप उसकी सच्चाई नहीं जानेंगे तो आप उसका विरोध करेंगे। मैं यहाँ पर सिख समुदाय का दोष नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर दोष दूंगा अर्बन नक्सलिज्म को। मैं यहाँ पर दोष दूंगा जो कर्नाटक के आईफोन के फैक्ट्री में जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। मैं दोष दूंगा महाराष्ट्र में अमेजन के स्टोरेज में जाकर जो लोग वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं। मैं दोष दूंगा पंजाब में उन लोगों को जो जर्नैल सिंह भिंडरावाले जैसे लोगों से प्रेरित होकर, और ये जो खालिस्तानी वर्ड है वैसे लोगों के लिए है जो जियो के 1600 टावर को नुकसान पहुंचाते हैं। जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें इस बात की अंदाज और एहसास तक नहीं होती है
कि जियो का कंपनी का जो ऑनर है उस राष्ट्र को 80,000 करोड़ रुपए टैक्स प्रति साल देता है, और सिर्फ जियो में कम से कम हमारे देश के ही 2 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में भी यहाँ के अर्थव्यवस्था पर रोना रोते हैं और यहाँ के बेरोजगारी पर रोना रोते हैं। तो अब हमें समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी नेता का नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सोसाइटी का होता है। अगर हम लोग पार्क में खड़े हैं तो ये पार्क मेरा या आपका नहीं है, ये पार्क सबका है। अगर हम यहाँ पर नुकसान पहुँचाने लगे, इस बात को समझने की आवश्यकता है और हमें समझाने की आवश्यकता है कि अगर हम यहाँ पर नुकसान पहुँचाने लगे तो इससे नुकसान किसका होगा। अच्छा, जिस तरीके से अमरिंदर सिंह पहले लगातार बयानबाजी कर रहे थे, किसानों को भटका रहे थे, अंबानी अडानी के नाम से भटका रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल बयानबाजी से बच रहे हैं। आपको नहीं लगता खुद अपनी लगाई हुई आग में खुद ही फंस गए हैं? बिल्कुल, देखिए जब कुछ सामने आ जाता है, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ये देखिए, इस वीडियो में कैमरा साहब थोड़ा सा जूम कीजिएगा। यहाँ पर अमरिंदर सिंह बैठे हुए हैं और अमरिंदर सिंह के सामने वाले कुर्सी पर अंबानी बैठा हुआ है। तो हम क्यों न माने कि पंजाब का जो मुख्यमंत्री है यही पंजाब के किसानों के जमीन का सौदा कर रहा, अगर अंबानी उतना ही बड़ा कल्प्रिट है। आज जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो कभी मुसलमानों को डराते हैं सीए और एनआरसी के नाम पर, जो हमारे अपने हैं उनसे भी, उनको भी आप हमसे दूर करने का कोशिश करते हैं। हम इस बात को कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि मुसलमान में भी वीर हमीद टाइप लोग हुए हैं, वो हमेशा हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे। वहाँ पर भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग रहे हैं। तो किसी एक या दो व्यक्ति के गलत करने का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीट कौम गलत हो जाता है। पहले जब वहाँ पर आप असफल होते हैं, वहाँ पर आप उन लोगों को भड़काना चाहते हैं, तो उसके बाद आप सिखों के पास पहुँचते हैं। जब सिख इस बात को नहीं समझेंगे तो कल को लेकर आप कोई दूसरा एजेंडा खड़ा कर देंगे। लेकिन इस बात को आप याद रखिए। मैं एक आपको और उदाहरण देना चाहता हूँ। आज किसान आंदोलन के बीच में, आज 35वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो पटकथा है, वो बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। जब किसान आंदोलन आया और उसके बाद बिहार चुनाव जो हुआ, वहाँ पर भी ये लोग तमाम ऐसे टिप्पणियाँ कर रहे थे बिहार के चुनावी सभा में, क्योंकि वहाँ मैं मौजूद था। विपक्षी पार्टियाँ आकर वहाँ पर किसानों को बरगलाने का और भड़काने का कार्य कर रही थी, कोशिश कर रही थी। ये बात है कि वो संभव नहीं हो पा रहे थे। किसानों ने 110 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी। एक आंकड़ा मैं दे देता हूँ छोटा सा। 110 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी बिहार में। 110 में 74 सीट बीजेपी जीती वहाँ पर। और पूरे बिहार में अगर आप स्ट्राइक रेट का बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट अगर किसी पार्टी को आया था तो भारतीय जनता पार्टी को आया था। ये बात की बात है कि एक सीट ज़्यादा राजद को आई थी, लेकिन राजद ने 161 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ये 110 सीट पर चुनाव लड़कर 74 सीट जीते थे। उसके बाद निकाय चुनाव हुआ हैदराबाद में, जहाँ पर कि 4 सीट आए थे 2016 के निकाय चुनाव में। इसी किसान आंदोलन के बीच में 4 सीट से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 48 हो जाती है। और जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है टीआरएस की, उसका अगर वोटिंग परसेंटेज 35.74 रहता है तो बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 35.56 रहता है। इस बात को समझिए। उसके बाद 370 और 35A का रिफरेंडम आएगा कहकर जम्मू एंड कश्मीर का जो जिला पंचायत का चुनाव था, डीडीसी का इलेक्शन था, वहाँ पर पूरा माहौल बनाया गया। माहौल ऐसा बनाया गया कि इधर गुपकार गैंग को लीड करने वाले उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, इधर बीजेपी अकेले, उधर कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है ऐसे जगहों पर जहां उसे पता है कि यार यहाँ पर बीजेपी जीत सकता है। मतलब अंदर में सब मिलावट था जो बाहर दिखाने का कोशिश नहीं किया जा रहा था। रिजल्ट क्या हुआ? जेएनके के चुनाव में गुपकार गैंग, मतलब पीडीपी भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और जितनी सारी एलाइज उनके साथ मिली हुई थी, ये लोग मिलकर लार्जेस्ट अलायंस बने। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी बनी। उसके बाद 2021 में बंगाल का चुनाव आ रहा है और एक बात मैं पूरे विश्वस्त रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी, वहाँ का जो दिनों प्रतिदिन वहाँ पर लोगों में हम लोग उत्साह देख रहे हैं पार्टी के प्रति, भगवा झंडे के प्रति, हिंदुत्व के प्रति। और हिंदुत्व का मतलब फिर ये नहीं है कि किसी धर्म का अपमान करना। हिंदुत्व का मतलब है आर्ट ऑफ लाइफ। हिंदुत्व का मतलब है कि इंसान जिंदगी कैसे जीता है उसको हम सिखाने का कार्य करते हैं। तो जो वहाँ पर लोग, वहाँ के लोकल लोग वहाँ पर जो हिंदुत्व के लिए वकालत कर रहे हैं, जो भगवाकरण के लिए वकालत कर रहे हैं, मैं आज पूरे विश्वस्त रूप से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि रिजल्ट तो जून में आएगा 2021 में बंगाल के चुनाव का, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ।
ऐसे लोग, आज़ादी के 73 साल हो गए, ऐसे लोग जो 61 साल तक सत्ता में राज किए। हम इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोले थे कि हमारा राष्ट्र जो है आज़ादी के समय 70% किसान जो हैं वो यहाँ पर अपने कृषि पर निर्भर थे, और अब वो घट कर 60% हो गए। 10% कहाँ गए? 10% ना IAS बने, ना IPS बने, ना PCS बने, ना BPSC निकाले, ना UPPCS निकाले, ना IIT निकाले, ना IIM में गए। ये 10% दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, मद्रास जैसे शहरों में, लुधियाना, अंबाला, बरनाला जैसे शहरों में जाकर दिहाड़ी मजदूर बन गए, माइग्रेंट लेबरर्स बन गए, प्रवासी मजदूर बन गए। और जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जो 61 साल राज किया। आप बताते हो कि वो कानून सही है, आप 61 साल में यहाँ के किसानों की स्थिति ऐसी बद से बदतर कर देते हो कि वो 70 से 60% आकर और 10% वाला दिहाड़ी मजदूर बन जाता है, प्रवासी मजदूर बन जाता है। और फिर आप बोलते हो कि नहीं नहीं हम सही थे। तो राष्ट्र की जनता इस बात को समझ रही है, और आप विश्वास कीजिए ये अर्बन नक्सलिज्म वाले फेल हो जाएंगे, ये वामपंथी फेल हो जाएंगे, ये जो खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक हैं। और फिर मैं बोलूँगा, खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक का मतलब हमारे समस्त सिख भाई नहीं है। बहुत सारे ऐसे सिख भाई हैं जो आज भी इस राष्ट्र के लिए हंसते हंसते अपना सर कटा लेंगे, और हम सर झुका कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। लेकिन जो खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्टर हैं, जो इस आंदोलन के आड़ में जर्नैल सिंह भिंडरावाले की मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो राष्ट्र में अर्बन नक्सलिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो किसान आंदोलन के पटकथा के पीछे 370, 35 और CA और NPR जैसे मेमोरेंडम के खिलाफ राष्ट्र में एक माहौल बनाना चाहते हैं, आप विश्वास रखिए इस बात का कि इस देश में एक ऐसा राष्ट्र संत राज कर रहा है कि उसके आगे इनकी किसी की नहीं चलेगी। सबका सब प्लानिंग फेल हो जाएगा, और आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनकर ही रहेगा।